चलिए बच्चों, आपका चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है आपका आव्यू। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और हिंदी में बोलते हैं आव्यू। तो एक्चुअली डेफिनेशन क्या है इसकी? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, मैं पहले इंग्लिश में रीड करके बताता हूँ आपको। लिखा हुआ है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। अब यहाँ पर डाटा क्या है, रो एंड कॉलम क्या है, उन सारी चीजों को समझेंगे। रो रो को हिंदी में पंक्ति बोलते हैं और कॉलम को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। डाटा क्या होता है? डाटा एक्चुअली कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, मतलब कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं, 2 4 6 8, या फिर वेरिएबल हो सकते हैं। वेरिएबल मतलब अचर, चर अचर वगैरह ये हो सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या एक्स प्लस वाई, कुछ भी इस टाइप की चीजें। तो एक अरेंजमेंट है जिसमें आप पंक्ति और स्तंभ बनाएंगे। रो और कॉलम, रो क्या होते हैं एक्चुअली? देखिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको। मान लिया मैंने लिखा एक्स स्क्वायर 2 3x एंड वाई, कुछ इस तरीके से मैंने डाटा का अरेंजमेंट किया है। या फिर एक और आगे कर लेते हैं, 5 और 7। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो एक संरचना जो बनी है, ये जो एक समूह के रूप में हमने डाटा को अरेंज कर लिया। डाटा मतलब एक्स स्क्वायर, कुछ भी जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू हो, कोई नंबर्स हो या वेरिएबल हो। ठीक है, एक्स वाई जेड हो या 2 3 4 वगैरह हो, कुछ भी इस टाइप की चीज है, उसे डाटा बोलते हैं हम। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें दो पंक्ति बनी हुई है। रो मतलब पंक्ति, तो इसमें ये जो हॉरिजेंटल, जो इस तरीके से जो लेफ्ट टू राइट जो लिखा होगा, इसे हम पंक्ति बोलते हैं। और पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं हम रो। रो बोलते हैं इसलिए R1 और R2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, R1 मतलब पहली रो और R2 मतलब दूसरी रो। क्लियर है? दो होंगी इसमें, पहली रो और दूसरी रो। अगर हम स्तंभ की बात करें, स्तंभ मतलब कॉलम, ऐसे वर्टिकल। ठीक है, इसमें ये 3 कॉलम होंगे, 3 स्तंभ होंगे। ये पहला स्तंभ होगा, इसे C1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये दूसरा स्तंभ होगा, इसे C2 से। और ये तीसरा होगा, इसे C3 से। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस मैट्रिक्स में, इस आव्यूह में 2 रो है और 3 कॉलम है। और इनके अंदर ये जो भी कुछ लिखा हुआ है, उसे इस आव्यूह के अवयव बोला जाता है। एक वर्ड आएगा, अवयव। ठीक है ना, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एलिमेंट, एलिमेंट्स, अवयव। हिंदी में अवयव बोलते हैं। तो इसके अंदर टोटल अवयवों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 होंगे। टोटल 6 अवयव होंगे इसके अंदर। अब इन 6 अवयव को भी लिखने का एक तरीका होता है। जैसे ये वाले की अगर हम बात करें, ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का है। तो इसे स्मॉल A11 से, एक्चुअली अवयव को AIJ से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो लिखने का तरीका होता है, ये सफिक्स है इसका, ऐसे AIJ नीचे लिखा हुआ है। I इसकी पंक्ति के नंबर को बताता है, J इसके स्तंभ के नंबर को बताता है। ठीक है, मतलब कहीं अगर लिखा है A12, इसका मतलब ये होगा कि पहली पंक्ति के दूसरे कॉलम वाला एलिमेंट। तो देखिए दूसरा कॉलम ये है, पहली पंक्ति ये है, तो ये हो जाएगा A12। तो A12 होगा यहाँ पर 2। सिंपल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहली रो का दूसरा एलिमेंट, जो पहले वाला नंबर है वो रो को बताता है और दूसरा बताता है उस रो के अंदर का कौन सा एलिमेंट है। जैसे अगर मैं A23 की बात करूं, तो A23 का मतलब है दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट। ये दूसरी रो है, इसका तीसरा एलिमेंट ये होगा, तो दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट होगा 7। तो A23 की वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाएगी। आप एक और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। जो आव्यूह है, इसे इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज मैंने एक ये बनाई, अगर मैं इसमें पूछूं कि इसमें कितनी रो हैं, रो मतलब पंक्ति कितनी बनी हुई है, तो ये R1, ये R2 और ये R3। R1 के अंदर दो अवयव हैं, एक 3 एक 7। R2 के अंदर दो हैं, एक -1 एक x। R3 के अंदर भी दो हैं, एक 4 और एक 2। इसमें दो कॉलम हैं, कॉलम मतलब स्तंभ, एक C1 और एक C2। दो कॉलम है और 3 रो हैं।
ठीक है ना। इसके अगर मैं अवयव की बात करूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि इसका A21 बताइए कितना होगा, A21 ये अवयव क्या होगा इसका A21। तो A21 का मतलब क्या है एक्चुअल में कि दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो देखिए ये है, इसका पहला एलिमेंट क्या है -1 है, तो A21 हो जाएगा यहाँ पर -1। अगर मैं आपसे कहूं कि आप A22 बताइए कितना होगा, तो A22 का एक्चुअल मीनिंग है दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो ये है, इसका दूसरा एलिमेंट क्या होगा x हो जाएगा, तो A22 होगा यहाँ पर x। क्लियर हुई कुछ कहानी, बता सकते हैं। अब आप एलिमेंट के बारे में अगर पूछें आपसे, अवयव के बारे में पूछें, जैसे इसी मैट्रिक्स में सपोज मैं कहूँ कि आप मुझे A32 बता दीजिए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। A32 का मतलब तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट, पहले वाला जो नंबर है वो रो को बताता है, और जो दूसरा वाला नंबर है वो बताता है कि इस रो का कौन से नंबर का लेना है आपको, तो तीसरी रो का दूसरा लेना है। तीसरी रो ये है, इसका दूसरा एलिमेंट 2 होगा, तो यहाँ पर A32 हो जाएगा 2। ओके, तो इसमें मेनली हमने क्या देखा, हमने देखा रो होती हैं ये इस तरीके से जो लेफ्ट टू राइट लिखे होंगे, जो ऊपर से नीचे जो लिखे होंगे, ऊपर से नीचे उन्हें बोलते हैं हम स्तंभ, ऐसे ऐसे लिखे हैं तो स्तंभ है, और ऐसे ऐसे लिखे हैं तो रो है। ठीक है ना, तो इसमें 2 रो है 3 स्तंभ है, इस वाली में 3 रो है 2 स्तंभ है, यानी किसी भी मैट्रिक्स में कितनी भी रो और कितने भी स्तंभ हो सकते हैं, कितनी भी पंक्ति और कितने भी स्तंभ हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पंक्ति और स्तंभ के अनुसार एक आती है कोटि, आव्यूह की कोटि। अब आव्यूह की कोटि क्या होती है उसके लिए एक एग्जाम्पल समझेंगे। एक्चुअल में अगर मैं लिखूं फॉर्मूला तो ये होगा आव्यूह की कोटि की पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई स्तंभ की संख्या, स्तंभों की संख्या। आपको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखनी होती है, इसी रूप में लिखा जाता है कोटि को। एग्जाम्पल लेकर समझ में आएगा, जैसे एक आव्यूह में लिखता हूं 2 - 3 1 5 4 7। सपोज हमने एक आव्यूह ये लिखा, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि इसमें कितनी रो हैं, रो मतलब इसमें पंक्ति कितनी है, तो आप काउंटिंग करेंगे कितनी पंक्ति हुई इसमें, 3 इसमें पंक्ति है। अगर मैं ये पूछूं इसमें स्तंभ कितने हैं, स्तंभ मतलब ये ऊपर से नीचे काउंटिंग करेंगे 1 2, तो इसमें 2 स्तंभ है। तो ये जो 3 × 2 इस तरीके से जो मैंने लिखा है ना 3 × 2, इसी को आव्यूह की कोटि बोलते हैं। कोटि में दोनों नंबर की मल्टीप्लाई नहीं करनी होती है, इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी रूम का साइज होता है, रूम का साइज आमतौर पे ऐसे बताया जाता है कि इस रूम का साइज 6 × 4 होगा, या किसी प्लॉट का साइज है तो ऐसे बताते हैं, किसी भी खेत का साइज है इसी तरीके से बताते हैं कि ये 13 × 20 का है या 4 × 7 का है, मल्टीप्लाई करके नहीं बताते हैं। तो इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा आव्यूह की कोटि को। पहले वाली जो संख्या होगी वो पंक्तियों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगी, जो दूसरी होगी वो स्तंभ की संख्या को रिप्रेजेंट करेगी। तो किसी भी आव्यूह की अगर हमें कोटि दे रखी है तो उसे देखकर हम आसानी से बता सकते हैं कि उस आव्यूह में कितनी पंक्ति होंगी और कितने स्तंभ होंगे। पहले वाली संख्या हमेशा पंक्ति बताएगी और दूसरी संख्या हमेशा स्तंभ बताएगी। इसे इंटरचेंज नहीं करना है, बदल के नहीं लिखना है। हमेशा अगर मैं कहूं कि एक आव्यूह की कोटि 5 × 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें 5 पंक्ति होंगी और 3 स्तंभ होंगे। किसी आव्यूह की कोटि 3 × 5 है, मतलब उसमें 3 पंक्ति होगी और 5 स्तंभ होंगे। ठीक है, तो ये दो अलग अलग बातें हैं। जैसे 5 × 3 का मतलब है 5 पंक्ति होंगी, ये देख लीजिए इस वाले में 5 पंक्ति हैं, पंक्ति मतलब ये गिनने हैं आपको, रो बोल सकते हैं, और 3 कॉलम है, कॉलम मतलब स्तंभ। तो इसका ऑर्डर होगा 5 × 3। लेकिन इसी अरेंजमेंट को अगर आप ऐसे लिखें कि जिसमें इस तरीके से अगर आप लिखें, तो इसमें अगर आप काउंटिंग करें
उस वाले में अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अब दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई देगा कि इसमें पंक्ति 3 है, 3 पंक्ति है, और कॉलम अगर काउंट करेंगे तो 5 कॉलम है। तो ये होगा 3 इंटू 5 और ये वाला होगा 5 इंटू 3। ओके, तो फर्क है दोनों में, इस अरेंजमेंट में इसमें। समझ में आया अवयव की कोटि, कोटि क्या है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब टोटल अवयवों की संख्या कितनी होगी, कुल अवयवों की संख्या, काउंट करके देखते हैं। जैसे ये अवयव है ना, आप इन्हें गिन के बता सकते हैं कितनी होगी। वैसे कुछ बच्चों ने बता दिया होगा, बिना गिने ही बता दिया होगा सर 15 होंगे, बिना गिने ही बता दिया होगा, आपको गिनने की जरूरत नहीं है, 15 होंगे। कैसे, देखिए इधर 3 है और इधर 5 है, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा ना टोटल। मतलब कुल मिला के क्या करना है कि ये जो कोटि वाले जो 2 नंबर हैं, अवयव की जो कोटि है उसमें 2 नंबर दिए होंगे, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको अवयवों की संख्या मिल जाएगी। मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, इसी को अगर आप मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या को अगर मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो कुल अवयवों की संख्या आ जाएगी। लेकिन उसे मल्टीप्लाई नहीं करोगे, एज इट इज बना रहने दोगे, ऐसे ही लिखा रहने दोगे, तो अवयव की कोटि आएगी। कंफ्यूजन तो नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं कि रूम का साइज 5 इंटू 3 है, ठीक है, 5 इंटू 3 मतलब 5 उसकी लेंथ है, 3 ब्रेथ है उसकी, लेकिन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो 15 आ गया, मतलब उसका एरिया आ गया। 5 इंटू 3 है मतलब रूम का साइज है, 15 है मतलब रूम का एरिया है। ओके, तो यहाँ भी दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो अवयवों की संख्या है, मल्टीप्लाई नहीं की तो अवयव की कोटि है। ओके, ठीक है ना। तो अवयवों की संख्या जैसे मैं इसमें कहूं तो इसमें भी आप दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, अवयवों की संख्या कितनी आएगी, 6 आएगी। आप काउंटिंग करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग करके भी वही मिलेगा आपको, आप दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे तब भी वही मिलेगा। तो अवयवों की संख्या नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम से मिल जाती है। अब इस अवयवों की संख्या के ऊपर स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सरसाइज में दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, अगर हम एक्सरसाइज के पहले ही क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स आपको पहले से बनी हुई है, मतलब एक आव्यूह दे रखा है आपको, और उस आव्यूह में ये सारी चीजें पूछी गई हैं। एक तो आव्यूह की कोटि पूछी है हमसे, तो अगर हम कोटि की बात करें तो कोटि के लिए आपको इसकी पंक्ति और स्तंभ गिनने होंगे। पंक्ति इसमें कितनी है आप काउंटिंग करिए, 1 2 और 3, 3 है ना ऐसे, तो पंक्ति 3 है, मल्टीप्लाई अब आप इसके कॉलम काउंट करेंगे, मतलब स्तंभ 1 2 3 4, टोटल 4 है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 4। अब अगर अवयवों की संख्या की बात करें तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दें 12 हो जाएगी। यहाँ यकीन ना तो आप इनको गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 हो जाएगी। अब ये क्या लिखा हुआ है, अवयव बताने हमें A13 A21 A33 और भी दे रखे हैं आगे, मैं ये बता देता हूँ, आराम से आप लिख पाएंगे। जैसे A13 देखना है हमें, A13 मतलब पहली रो का तीसरा एलिमेंट, पहली रो ये है, इसका तीसरा क्या होगा 19 होगा। A21 की अगर बात करें मतलब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो ये है, फर्स्ट एलिमेंट 35 हो जाएगा। A33 की बात करें, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, तीसरी रो का तीसरा, तीसरी रो ये है, इसका तीसरा होगा -5, और जो बाकी हैं वो भी आप अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, इजी था क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम है, दे रखा है क्वेश्चन में, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या हैं। मतलब हमें टोटल एलिमेंट दे दिए, टोटल नंबर ऑफ अवयव मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट को हम बोलेंगे अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की कुल संख्या 24 दे दी, 24 दे दी, तो अब हमें संभव कोटियां की, इसके क्या क्या कोटियां इसकी संभव हैं, ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं इसके,
कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं। तो क्या क्या इसकी कोटियां पॉसिबल है, तो आपको ना 24 किन किन की मल्टीप्लाई से आया है ऐसे नंबर ढूंढने हैं। 24 जिन नंबर की मल्टीप्लाई से आया होगा वही इसकी कोटियां हो जाएंगी, क्योंकि जो अवयवों की संख्या है वो तो कोटि की मल्टीप्लाई करके मिल जाता है ना। जैसे इसकी कोटि 3 × 4 थी तो इनकी मल्टीप्लाई से 12 मिल गया। अब अगर मैं ये कहूँ कि अवयवों की संख्या 12 हो तो कोटि 3 × 4 भी हो सकती है, 6 × 2 भी तो हो सकती है, 6 और 2 की मल्टीप्लाई से भी तो 12 मिलेगा। तो इस तरीके से जितने भी पॉसिबल हैं 24 के फैक्टर, तो देखिए एक तो होगा 1 × 24, हमेशा 1 से स्टार्टिंग करिए, फिर इसी का रिवर्स लिख दीजिए 24 × 1। ओके, 24 2 से भी कट जाता है तो 2 × 12, और इसका रिवर्स लिखेंगे 12 × 2। ओके, 3 से भी वो कट जाता है तो 3 × 8 एंड 8 × 3। 4 से भी कट जाता है 4 × 6, 6 × 4। 5 से नहीं कटता, 6 से कटता है, लेकिन वो आ चुका है आपके पास, वापस रिपीट होने स्टार्ट हो गए। तो कितनी संभव कोटियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टाइप की मैट्रिक्स इससे बन सकती हैं, 8 टाइप के अवयव बन सकते हैं। एक ऐसा बन सकता है जिसमें एक रो होगी 24 कॉलम होंगे, 24 रो होंगी 1 कॉलम होगा, इस तरीके से टोटल 8 टाइप की इसमें मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। अवयवों की संख्या 24 है तो संभव कोटियां इस तरीके से आप लिखेंगे सारी। यानी आपको ये देखना है कि 24 किन किन नंबर की मल्टीप्लाई से मिल सकता है। इसी तरीके से इसने आगे इसमें दे दिया कि अगर 13 अवयव हों, अगर 13 होंगे तो 13 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 × 13, 13 × 1, दोनों साइड से आपको लिखना है 1 × 13, 13 × 1। और क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है और तो कुछ हो नहीं सकते, अभाज्य संख्या है ना ये, तो अभाज्य के तो और फैक्टर होते नहीं है, तो इसकी सिर्फ 2 ही कोटियां संभव होंगी। ठीक है, तो वीडियो की लेंथ को देखते हुए मैं अभी यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा। ये सिर्फ स्टार्टिंग था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। बस आपको ये 3 क्वेश्चन करने हैं इस एक्सरसाइज के, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।